शैक्षिक नवाचारी संवाद की सायंकालीन ऑनलाइन कक्षा में मेरे जो जितने भी शिक्षक साथी जुड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और जो प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, जैसे कि हम विगत कई सप्ताह से हम नवोदय की परीक्षा की तैयारी आपको इस दिन करवाते हैं, मंगलवार को, जब आपका गणित का टर्न होता है। तो उसी श्रृंखला में हमारे, जैसे मैं मानसिक योग्यता का जो पार्ट था वो आपको बता रही हूँ। तो जो ये भी है हमारे पास, ये विगत लास्ट ईयर से, उससे पहले ईयर का जो ये पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आपके साथ में। जहां पर आपको लगेगा तो आप भी बेटा रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। तो इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारा जो मानसिक योग्यता वाला पार्ट आता है उसमें 5 भाग आते हैं, और पहले भाग की ओर हम चलते हैं। ठीक है। पहला भाग है बेटा आपका कि आपके पास जो है ये 4 चित्र दिए हुए हैं। ठीक है। ये 4 चित्र दिए हुए हैं, और इन 4 चित्रों में से कोई एक अलग है और बाकी 3 में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम उस पैटर्न को देखेंगे और देखेंगे कि एक चौथा वो कौन सा चित्र है जो उन 3 पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें इस प्रकार का एक चित्र है। ठीक है ना। और इसमें एक लाइन ऐसे है, और इस प्रकार का जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें ये एक लाइन है और ये एक साइड में एक लाइन है और बीच में एक प्लस का चिन्ह है। तो इस प्रकार ये जो शेप बनी है, इसका जो क्या है बेटा, जैसे पहले ये ऐसे ऊंचाई में रखी गई है, फिर इसे इस तरीके से रखा गया है, फिर इस तरीके से रखा गया है, और फिर इस तरीके से इसको रखा गया है ना। और इसके अंदर का जो साइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका घूम रहा है। तो आप इसमें देखना बेटा, जो ये साइन है, ये वाला और ये वाई जैसा जो बना है, ठीक है, इसमें क्या है क्या है आपका, कि जो इस तरीके से है, और ये जो ये वाला साइन है, ये वाला, ये इसके राइट साइड में बन रहा है। जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, वैसे वैसे ये वाली जो साइड है ये हमारी हमेशा इस लाइन के राइट साइड में आनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि इस वाले चित्र में ये राइट साइड में है, देखो। ठीक है। और इस वाले में भी ये राइट साइड में है, और इस वाले चित्र में भी ये लाइन राइट साइड में है। प्लस तो मेरा चारों में है। ठीक है। लेकिन इस वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि ये लाइन तो ठीक है, लेकिन जो ये वाली लाइन है ये लेफ्ट साइड में बनी है, बाकी मेरे सारे राइट साइड में बने हैं। तो मेरा ये वाला चित्र जो होगा आंसर होगा, यानी कि ये अन्य 3 से क्या है, मेरा भिन्न है। उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर एक चित्र है, जैसे ये त्रिभुज बना है, और त्रिभुज त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं। और जितनी ये भुजाएं हैं उसके बाहर उतने ही सर्कल बने हैं। ये एक पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज है, और बाहर 4 गोले बने हैं। यहाँ पर ये पंचभुज है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है बेटा। और यहाँ बाहर से ये कितने हैं, 5 गोले, अगर आप गिनोगे इनको तो ये 5 सर्कल बनाए गए हैं। ठीक है। लेकिन जो मेरा ये वाला चित्र है, इसमें बना तो आप बेटा चतुर्भुज है, यानी कि 4 भुजाएं हैं, और इसके बाहर कितने सर्कल होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। लेकिन हमारे इसमें सर्कल कितने हैं, 3 बने हैं, 3 बने हैं, जबकि मेरे 4 होने चाहिए थे। इसलिए जो मेरा बी वाला आंसर है ये अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है। उसी प्रकार हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न को हम अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 3 अल्फाबेट यूज हुए हैं, है ना। कौन कौन से, एक आपका आर आया है, एक मिनट बेटा, हाँ, एक आपका आर आया है, एक यू आया है, और एक एन आया है। ठीक है। तो इसमें भी आपका आर है, यू है, एन है। इसमें भी आपका आर है। नैन्सी वाला अलग है। हाँ, कौन सा वाला है बेटा इसमें, ऑप्शन सॉरी सी। थोड़ा, ऑप्शन सी है इसमें। इसमें ऑप्शन कौन सा था बेटा, सी है ना।
एक मिनट में पेंसिल देखती हूँ, मेरी पेंसिल चली गई है, मैं उसको वापस लेके आती हूँ। इसमें कौन सा बताया था आपने? सी है, सी। क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि इसमें एन है, के है और यू है। ठीक है, हमारा आर इसमें मिसिंग है। फिर इसी प्रकार आपका चौथा आता है। चौथे में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो देखो तीन सर्कल है, तीनों में तीन सर्कल हैं। इसमें हमारे दो सर्कल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, इस यानी कि इस तरीके से। इसमें भी दो ओवरलैप हो रहे हैं और एक इसमें मैम डी खाली है, वाला मतलब अलग है। टच। हाँ, इसमें क्यों होगा डी वाला? क्योंकि इसमें तीन सर्कल है, तीनों सर्कल आपस में क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा अलग है, तो हमारा आंसर डी वाला होगा। वेरी गुड बेटा, डी आपने जो आंसर बताया था बिल्कुल सही है। अब ये है हमारा सेकंड पार्ट। इसमें तो आपका समरूप चित्र होता है बेटा, आपको एक साइड ये चित्र दिया हुआ है और बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह कौन सा चित्र है वो आपको बताना है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस सेक्शन में जो सबसे इजी सेक्शन होता है इन पांच पार्टों में, तो सबसे इजी ये वाला होता है, इसमें आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम पांच का देख पा रहे हैं, तो इसका समरूप आपको कौन सा लग रहा है? कौन सा ऑप्शन डी। लग रहा है? वेरी गुड। और छह में आपको कौन सा लग रहा है इसके समरूप, यानी कि सेम टू सेम कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। ऑप्शन सी, देखो ना, यहाँ पर दो हैं, दो हैं, ये दो हैं, यहाँ पर दो लाइन है, तीन है, तीन है, और यहाँ पर तीन है, तीन है, बिल्कुल ये सेम टू सेम हो रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार हमारे सेवेंथ में देखो बेटा, ऑब्जर्व करो, देखो इसमें ये ऑप्शन दो सी। एरो, हाँ, ऑप्शन सी। सी है। ठीक है, हम देखेंगे ऐसे बेटा, देखो दो एरो है ना, और यहाँ पर तो एरो नहीं है, इसलिए मेरा ये कट हो गया। उसके बाद मेरे यहाँ पर देखो एक ऐसे इस तरीके से है ना निशान, और इसमें देखो मेरा इस वाले में नहीं है ना, तो मेरा ये वाला भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार मेरा देखो यहाँ पर ये लाइन है और यहाँ पर एक गोला है, इसमें तो मैम नहीं है, सी वाला इसलिए ये सही भी, होगा। हाँ। हाँ, तो हमने यही करना है, पहले हमने रिजेक्ट कर देने हमारे कौन सा नहीं है, और एग्जैक्ट ये बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों चित्र, तो मेरा सी वाला आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार एट्थ में ऑब्जर्व करो बेटा। अब देखो बेटा, एट्थ में ना बिल्कुल दिख रहा है एक जैसा, बस मुझे ये जो एरो है ना, ये जो एरो होती है ना बेटा, इसकी डायरेक्शन पे आपको कंसंट्रेट करना है। देखो मेरे चारों एरो बाहर की साइड है। ठीक है, अब देखो इसमें ये अंदर है तो ये क्रॉस हो गया, इसमें ये अंदर है तो ये भी क्रॉस हो ऑप्शन गया, डी। मैम और इसमें ऑप्शन ये सी भी होगा। अंदर है। ऑप्शन सी नहीं मैम बेटा, ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन डी। देखो ना, डी के सारे एरो बाहर की साइड है, यही तो हमें देखना है। ठीक है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना है। तो ये आपका समरूप वाला तो सबसे इजी सेक्शन होता है, वो आपको जरूर, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब है आपका ये चित्र पूरा करो। तो चित्र पूरा जब करो, जब आपके पास ये एग्जाम में आएगा ना बेटा, आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। देखो ये यहाँ पर है ना, ये देखो ये ब्लैक सा है, और यहाँ पर आपका इस तरीके से है बाहर, यहाँ पर थोड़ा कलर कलर है, और यहाँ पर आपका एकदम व्हाइट है। तो ये किससे मिल रहा है आपका, बताइए, देखिए, मैम ऑब्जर्व ऑप्शन करिए, डी। ऑप्शन डी। किससे मिल रहा है? सी। मैम ऑप्शन डी। नाइन्थ है आपका ऑप्शन, नहीं, ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी कैसे मिलेगा, देखो ऑप्शन मैम ऑप्शन डी आपका मिल रहा है। मैंने ये कहा था ना बाहर का व्हाइट है, ठीक है ना, तो ये व्हाइट है बाहर का, तो हमारा ये होगा इसमें डी, ये वाला अगर आपको इसमें फिट करेंगे तो बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, फिर टेंथ में देखते हैं। देखो टेंथ में भी हमने इस तरीके से कंप्लीट करना है इस फोर्थ पार्ट को। ठीक है, सब में इस तरीके से है। अब बताओ किससे मैच कर रहा है ये वाला पार्ट? मैम ऑप्शन ए। मैम ए से। ए। हाँ, ए से मैच कर रहा है, तो ए हमारा ए। आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 11th पे आते हैं हम।
ठीक है। 11th में देखो कौन सा है, देखो हम पहले कंप्लीट करते हैं इसको इस तरीके से, फिर ये एक एरो अंदर को है इस तरीके से, और ये लाइन, बताओ डी किससे मिल रहा है? डी एग्जैक्टली किससे मिल रहा है ये हमारा ये वाला पोर्शन? ऑप्शन डी डी से, डी से मिल रहा है ना। मतलब हमने इनको देखना है और इनको देखते हुए हमें ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, और जब हम बना लेंगे तो फिर हमें मैच करना है किससे हो रहा है ना बेटा। फिर अगर हम 12th पे जाते हैं, 12th पे भी देखो, अभी आप आंसर मत देखना, आप इसको देखो, इसमें क्या है, एक ये लाइन है, एक ऐसे लाइन है, और एक ऐसे लाइन है। ये तो ब्लैक मतलब कलर किया हुआ है, और ये देखो बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें खींची हैं। ऑप्शन अब सी बताओ किससे मैच हो रहा है? हाँ, किस पे मैच कर दूं मैं? ऑप्शन सी पे, सी है ना बेटा। तो अब हम आगे चलते हैं। ये है आपका कि एक सीरीज बन रही है, ठीक है। सीरीज मतलब सीरीज जानते हैं ना, कि आप यहाँ पर ये चित्र है, फिर इसमें थोड़ा कुछ चेंज हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसमें चेंज हुआ, ये हुआ। उस चेंज को मुझे ऑब्जर्व करना है कि मतलब अगर ये क्या घुमा है, या किसी चिन्ह ने अपनी जगह बदली है, कैसे बदली है, कहाँ पे गया है, फिर वही पैटर्न मुझे फॉलो करना है और यहाँ पर बनाना है, ठीक है। हम पहले आंसर नहीं देखेंगे, पहले हम पैटर्न को देखते हैं। देखो सब में ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल है, मैं इसमें भी बना देती हूँ, ठीक है। इसके बाद है आपका, हम दूसरा किसको देखेंगे, ये लाइन जो है इसमें बीच में विकर्ण वाली बनी है, एक बार इस तरीके से है, एक बार इस तरीके से, फिर इस तरीके से है, तो अब की बार क्या होगा बेटा, इस तरीके से हो गया मेरा। अब मैं चिन्ह पे अपना कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। माइनस यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, और अब की बार यहाँ पे आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, और अब की बार मल्टीप्लाइड यहाँ पे आएगा। अब देखो थोड़ा थोड़ा किससे मिल रहा है हमारा ये, देखो मल्टीप्लाइड सी यहाँ पे, हाँ मल्टीप्लाइड और माइनस। बल्कि मैं पहले माइनस में ही मेरा क्लियर हो गया था, जब मैंने पहला माइनस लगाया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि मुझे पहली पोजीशन पता चल गई, तो किस में माइनस नीचे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो हम ज्यादा भी टाइम इसमें अपना बर्बाद नहीं करेंगे, सारे चिन्हों को नहीं दिखाएंगे। अगर मेरे एक ही चिन्ह से मेरा उत्तर आ जाता है, तो मैं अपना, क्योंकि मुझे टाइम भी तो बचाना है ना बेटा, यहाँ पे टाइम बचेगा तो वो टाइम मेरे का कहाँ पे यूज होएगा, मैथ का जब आप पोर्शन कर रहे होगे ना, वहां पर आपका टाइम मैनेज हो जाएगा अच्छे से। तो ज्यादा भी अपना अपना ज्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये आंसर है, तो तुरंत आपने आंसर अपना बता के अगले वाले पे चले जाना है। फिर है 14, 14 पे भी देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से था, फिर वो सेम रहा, और यहाँ पर एक फूल बना, फिर ये सेम रहा, ये फूल सेम रहा, एक फूल और बढ़ गया, तो ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये फूल सेम रहेगा, और क्या बढ़ जाएगा बेटा आपका, कौन सा वाला लग रहा है आपको? अब एक फूल यहाँ पे बढ़ जाएगा। बी फिर से देखो कौन सा किसकी तरह है ये चित्र, सी सी की तरह है पूरा, कहाँ देखो, ये देखो ऐसे ए था, ऐसे था, पहले एक फ्लावर बढ़ा, फिर ये दूसरा फ्लावर बढ़ा, अब ये बढ़ेगा ना, किसकी तरह लग रहा है ये? ए ए की तरह लग रहा है, किसकी तरह लग रहा है? ए की तरह लग रहा है। ए तो इस सीरीज में इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब हम 15th पे चलते हैं अपना। 15th को ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या है, एक तो ये चिन्ह बना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखना है, ये हम एरो वाला देखते हैं, ठीक है, इस वाले को कंसंट्रेट करते हैं। ये पहले इस साइड था, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, वो इस साइड आया, अब डायरेक्शन फिर चेंज हुई, ये नीचे को आया, और अब फिर डायरेक्शन इधर को जाएगी, अब की बार ये एरो वाला आपका ऐसे बनेगा। तो किस में ये फॉलो हो रहा है? ऑप्शन ऑप्शन बी बी। किस पे बी फॉलो हो रहा है? बी पे। तो बस मेरा एक ही जो मैंने इसी पे फॉलो किया था, मेरा इसी से मेरा आंसर निकल गया, तो मैं औरों को नहीं देखूंगी, ठीक है।
अगर कोई बच्चे अगर दूसरे चिन्ह को भी लेके चलते हैं तो आप ऐसे, अगर इसको लेके चलना है तो देखो पहले इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, फिर ये मुड़ा, ये यहाँ पर चला गया, फिर इसकी पोजीशन यहाँ पे चली गई, है ना। अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी, यानी कि अब की बार ये किस पे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले में अब हमारे ये दो उत्तर हैं, ये दोनों तो कट हो गए। तो अब मैं दूसरे दूसरे वाले साइन को देखूंगी, किस वाले साइन को, अब मैं इस वाले पे ही कंसंट्रेट कर लेती हूँ। तो ये इधर था, फिर ये इधर गया, फिर ये नीचे आया, और अब की बार ये इधर होगा। तो यानी कि फिर मेरा आंसर किससे मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने अलग अलग साइन पे अपना ध्यान रखना है और उनको रोटेट करना है। अब हम आते हैं 15 से 16 पे। 16 पे भी देखो, पहले हमने ऑब्जर्व करना, देखो ये चिन्ह है ना, चिन्ह है प्लस माइनस मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ये है। अब देखो अगले में भी प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड डिवाइड, चारों साइन है। तो अंतर क्या होगा, अंतर होगा बेटा इनकी पोजीशन का, ठीक है ना। अब देखो एक एक साइन को लेके चलते हैं हम। 16, इसमें क्या करेंगे हम, प्लस की पोजीशन देखते हैं। प्लस यहाँ नीचे आया, ठीक है, फिर प्लस इधर गया यहाँ पे। अब प्लस किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि मेरा यहाँ पर प्लस आएगा। अब देखो किस में प्लस है, देखो मेरा मैंने एक ही साइन लिया और मेरे पहले साइन में मेरा आंसर यहाँ पर मिल गया। देखो यहाँ पर डिवाइड है, हाँ, तो मेरे ये सारे क्रॉस हो गए, ठीक है। अब देखो मैम ने तो प्लस लिया, आप सोचोगे कि मैम को तो आंसर पता था इसलिए प्लस लिया, नहीं, मुझे आंसर पता नहीं था, मैंने सिर्फ पोजीशन देखी है। इसी हम दूसरे पोजीशन देख लेते हैं, माइनस को देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा माइनस को देख के चलता है तो माइनस यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया। अब की बार कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा ना, माइनस यहाँ पे आएगा। तो देखो किस में है माइनस, इसमें है और इसमें है, तो मेरे ये दो तो कट हो गए। हाँ, तो मैं अब एक बार और दूसरे एक और साइन को ले लेती हूँ। डिवाइड यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, अब की बार डिवाइड आपका यहाँ पे आएगा। तो इन दोनों में किस में डिवाइड है, यहाँ पर इसमें है ना। तो मेरा उत्तर कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला होगा बेटा, डी वाला, ठीक है। हमने सिर्फ साइन की पोजीशन देखनी है, कहाँ कहाँ पे वो गए हैं, है ना, पोजीशन से ही हमें आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपने, नेक्स्ट कौन सा है आपका, फिफ्थ पार्ट है। ये है बेटा आपका कि आपने देखना है इन दो चित्रों को, इन दो चित्रों में जो संबंध होगा वही नियम मुझे इसमें भी लगाना है। यानी कि ये दो नियम से यहाँ पर चेंज हुआ है, तो जैसा नियम इस वाले में लगा है वही नियम मुझे इन दो इसमें लगाना है, और यहाँ पर मुझे एक आकृति ढूंढनी है। अब देखो कैसे नियम, नियम देखने के लिए आपको गौर से चित्र को देखना पड़ेगा। ये क्या था, इस चित्र को देखो, ये एक निशान था और ये एक वर्ग था। बाद में क्या हुआ, ये वर्ग ऐसे ही रहा और जो ये छोटा निशान था ये बड़ा हो गया। क्लियर, वही हम इसमें भी करेंगे। ये बाहर का जो चित्र था वो तो ऐसे ही रहेगा जैसे इसमें रहा, और जो अंदर का ये छोटा प्लस था ये पूरा बड़ा प्लस बन जाएगा। क्लियर, अब बताओ किसकी तरह, हाँ, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे हम 18 में भी ऑब्जर्व करेंगे। 18 में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपने देखा कि एक ये सर्कल था, जो ये बाहर का सर्कल है वो बिल्कुल अंदर चला गया, तो मेरा ये बाहर का जो ट्राइएंगल है वो मेरे सबसे अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे पे देखती हूँ, जो ये वाला था चित्र, वर्ग था, वो वर्ग एज इट रहा, तो यानी कि जो ये मेरा ये वाला वर्ग है ये एज इट रहेगा, ठीक है। अब जो ये अंदर वाला ट्राइंगल था ये पूरा बाहर चला गया, यानी जो ये मेरा अंदर वाला सर्कल था वो पूरा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब बताइए किसकी तरह मैच हो रहा है ये, मैम सी। हाँ, सी की तरह। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ,
कि इन दोनों में आपको बताना है। ये देखो ये 3 चित्र है ना, सर्कल है, वर्ग है, ट्राइंगल है। यहाँ भी सर्कल है, वर्ग है, ट्राइंगल है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हुई है। कैसे कैसे हुई है? सबसे बाहर का सबसे अंदर गया है। तो वही रूल मैं, अब इसमें भी 3 है, ट्राइंगल है, वर्ग है और सर्कल है। तो वही रूल मुझे इसमें भी लगाना है कि जो सबसे बाहर था वो सबसे अंदर चला गया, जो सबसे अंदर था वो सबसे बाहर चला गया, और बीच वाली एज इट रही। ठीक है। अब हम आते हैं 19th पे। 18th हो गया हमारा, 19th यहाँ पर। ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना आप। हाँ, इसमें क्या हुआ कि जो ये वाला चित्र था, ठीक है, इसको पलट के रख दिया है दूसरी साइड। ऐसे में था, अब ये ऐसे हो गया है, और जो इधर था ये उठा के इधर रख दिया है, तो ये ऐसे हो गया है। तो वही मुझे ये करना है। मेरा ये एरो था, अब फिर मेरा ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, और ये ऐसे हो जाएगा। इसके जो ये अंदर के थे ये ऐसे हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ध्यान रखने वाली है आप, जो बात है इसमें, कि जो ये वाला साइन है, जब मैंने इसे पलट के रखूंगी तो ये इस साइड बनेगा बेटा आपका, यहाँ पर। ठीक है। अब देखो हम रिजेक्ट कैसे करेंगे चित्र को। ठीक है। अब देखो ऊपर का तो तीनों में अब पहले तो मेरा ये एरो इस साइड आएगा, क्योंकि जब मेरा ये वाला एरो था, फिर मेरा ये इस साइड आया, तो ये वाला एरो भी मेरे इस साइड आएगा, है ना। नंबर एक बात, तो एक तो मेरा ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला रिजेक्ट हो गया। अब सबका इसी तरीके से आएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो ये तो क्या है, तीनों में है, अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उसके बाद जो मेरा आंसर डिसाइड करेगा वो ये वाला पार्ट करेगा, जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पर जो बना हुआ है, ये इस वाले पार्ट से मेरा आंसर डिसाइड होगा। तो देखो इसमें तो नीचे है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसमें बिल्कुल कॉर्नर से ऐसे शुरू हुआ है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर, हाँ, आप यहाँ पर देखो कि जो ये मेरा चित्र है ये यहाँ पर बना हुआ है, कोने में नहीं बना हुआ है। तो मेरा कौन सा आंसर आ रहा है इसमें 19 में? बी वाला। ठीक है। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपने, ये सारे सवाल ऑब्जर्वेशन पे ही बेस हैं। आप कितना अच्छा ऑब्जर्व, कितनी बारीकी से आप देख पाते हो अंतर को ना। अब देखो इस वाले में क्या है, ये इस तरीके से है, और नेक्स्ट में क्या है बेटा, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, यानी कि 90 के एंगल पे इस तरीके से ये चेंज हो गया है। ठीक है। उसी प्रकार मुझे क्या करना है, ये इस तरीके से है ना, तो ये भी कैसे किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये भी पूरा 90 का एंगल घूमेगा, और ये इस तरीके से मेरा बन जाएगा। ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा इस तरीके से। डी। किसकी तरह? हाँ, किसकी तरह हो रहा है ये? डी की तरह। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है। इसके बाद है 21। ये तो चित्र पूरा करने वाला है बेटा, मैंने कहा भी था आपको, इस तरीके से जब आपके पास चित्र आएगा पेपर में ही, जब चित्र होगा तो आपने क्या करना है, पेंसिल से इस चित्र को कंप्लीट करना है इस तरीके से। ठीक है। कंप्लीट करने के बाद अब आप देखो किससे मैच हो रहा है, ये किससे मैच हो रहा है, बताओ। देखो ये दो इसमें जाएंगे ना इस तरीके से, तो ये किससे मैच हो रहा है आपका? ए से मैच हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार आप 22 में देखोगे, 22 का देखो ये सर्कल है, इस सर्कल को कंप्लीट करो। ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, अब आप कहाँ पे किससे मैच हो रहा है 22 का? देखो अगर मैं इस टुकड़े को उठाकर यहाँ पे लगा दूं तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, होगा ना फिट? हाँ या नहीं, बोलो बेटा। यस मैम। फिर से बताऊं क्या? हाँ, जब आप रिस्पॉन्ड करो, नहीं तो मुझे लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है ना। अब 23 पे हम चलते हैं। ठीक है। 23 पे देखो आप, 23 पे आप देखेंगे, इसको कंप्लीट करो।
ठीक है, देखो किससे मिल रहा है ये वाला, और इस साइड हमारा ब्लैक है, तो ये किससे मिल रहा है बेटा, इससे मिल रहा है। इसको उठा के अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। मतलब ये लगा लो कि ये एक चित्र है और इसका एक टुकड़ा यहाँ से निकाल दिया है, और वो टुकड़ा इनमें से इनमें से इनमें से इनमें से एक है, तो किसको हम उठा के यहाँ पर लगाएं, ये फिगर हमारी कंप्लीट हो जाए। ये है इस वाले प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 24। 24 में देखो, इसको कंप्लीट करो, बताओ किसकी तरह लग रहा है, ये लग रहा है ना इसकी तरह। सी। हाँ, तो सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। अब देखो मिरर वाले, मिरर वाले तो मैंने आपको पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। आई होप कि आपको इस बार भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब देखो मैंने कहा था ये मिरर लगाया ना बीच में, और ये मेरा ये चित्र है, तो सबसे पहले मेरा यही चित्र बनेगा, है ना। सबसे पहले मिरर के यहाँ पर यही चित्र तो बनेगा, ये पहला है और ये दूसरा चित्र है, तो ये वाला तो मेरा कट हो गया। ठीक है, इन्होंने पहले के वाला बना दिया है। अब देखो एन है ना आपका, इस तरीके से जब मिरर के यहाँ पर ये लाइनें तो सीधी बनती है, पर ये वाली डंडी मैंने क्या कहा था, ऐसे बन जाती है। मैंने कहा था ना मिरर के यहाँ जो ऐसे होता है वो ऐसे बनता है। तो अब यहाँ पे एन किस में बन रहा है, तो देखो ये भी एन उल्टा बन रहा है, ये भी मेरा कट हो गया। अब मेरे ये दो बचे। अब देखो ए। मैंने, हाँ अभी देखते हैं ना। अब मैंने कहा था कि इस तरीके से बन रहा है ना, कि इस तरीके से बन रहा है, तो मिरर की दूसरी साइड कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा या नहीं बनेगा बताइए। अच्छा, आप ना रिस्पॉन्स भी करो, फिर मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ना। तो हमने देखा कि जो एन था वो मेरा इस तरीके से बना, और जो के ऐसे था वो मेरा के ऐसे बनेगा, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 26 में देखो, मिरर लगा है बीच में, एन बना है, तो एन हमारा, अब देखो यहाँ पर पहले एन बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर एफ बनेगा, तो मेरा एन, ए और एफ। ठीक है, तो मेरा देखो यहाँ पर एफ पहले बना है, ये कट हो गया, एफ पहले बना है, ये कट हो गया। अब इन दोनों में से, अब हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर भी देखा, अगर एन ऐसे बना है तो मिरर के दूसरी साइड एन कैसे बनेगा, लाइनें तो सीधी बनती है खैर, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये ऐसे बनेगी। तो अब बोलो ऐसे वाला एन किस में है, दोनों में ही है। अभी भी आंसर क्लियर नहीं हुआ है। अब आते हैं हमारा सेकंड लेटर ए। ए हमारा अगर ऐसे बना है तो मिरर के दूसरी साइड भी हमारा ए कैसे बनता है, सीधा ही बनता है ना बेटा। ए कैसे बनता है हमारा, सीधा ही बनता है। तो इसमें तो उल्टा ए बन गया, इसलिए मेरा ये भी रिजेक्ट हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं हम 27 में। 27 में देखो बेटा, 27 में आप देखिए जेड बना है। ठीक है, जेड बना है इस तरीके से, तो मिरर की दूसरी साइड हमारा क्या जेड, वो जेड मैंने ये कहा था पहले, देखो ये सीधी लाइन, जैसे ये मिरर होता है ना, मिरर के सामने अगर ये सीधी लाइन है तो मिरर की दूसरी साइड लाइन सीधी बनती है। ठीक है, अब सीधी लाइन के बजाय अगर लाइन ऐसी हो तो वो भी ऐसी बनती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ थोड़ा जो चेंजिंग आते हैं, स्लांटिंग लाइन जो होती है, जो तिरछी लाइनें होती हैं, उनमें चेंज आता है। अगर तिरछी लाइन ऐसे है तो मिरर की साइड दूसरी साइड ऐसे बनती है, अगर तिरछी लाइन ऐसे है तो मिरर के दूसरे साइड ऐसे बनती है। तो इस जेड की जो ये स्लांटिंग लाइन है ना बेटा, वो थोड़ा चेंज होगी, बाकी ये दोनों लाइनें ऐसी रहेंगी। कैसे, अब देखते हैं हम जरा। हाँ, ये जेड था ना, जेड की ये दोनों लाइनें ऐसे बनेगी, पर जो ये वाली लाइन है अब की बार ये ऐसे बनेगी। तो अब बताइए ऐसे किस में आ रही है हमारी, अब ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये पूरा जेड बना है, बल्कि मेरा ओरिजिनल जेड नहीं बनेगा, मेरा इस तरीके वाला जेड बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला गोला है ना, तो ये यहीं पर तो आएगा,
है ना। और ये सीधी लाइन है, मैंने कहा था मिरर के इस साइड लाइन सीधी रहती है, तो ये एरो वाली लाइन भी सीधी रहेगी, तो ये मेरा किस पे मिल रहा है, ऑप्शन किस सी। पे मिल रहा है बेटा, ऑप्शन सी पे। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये दो तो मेरे पहले ही रिजेक्ट हो गए थे ना, ये दो तो रिजेक्ट हो गए थे। अब डिपेंड था मेरा इस एरो और इससे मेरा आंसर क्लियर होना था। तो शीशे के सामने ये यहीं पर तो बनेगा, ये उछल के ऊपर थोड़ी चला जाएगा जैसे यहाँ पर चला गया है, तो ये गलत हो गया, तो मेरा ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो इसमें भी बस वही है बेटा, स्लांटिंग लाइन का देखना है मुझे। ये मेरा मिरर लगा है बीच में, ठीक है। अब मेरी ये लाइन है, तो मेरी ये वाली लाइन वाला आंसर होगा। अब ये तो वाला तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है मेरा, मेरी लाइन की यहाँ पर सर्कल बना है, तो मेरी लाइन की यहाँ पर सर्कल आएगा, ठीक है। तो ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो क्या आ रहा है 28 का, बताइए। फिर से बताऊं, फिर से देखो, फिर से देखो, ये था ना, मिरर लगा है यहाँ पर। बता रहे हैं मैम बच्चे। बता रहे कौन सा वाला आंसर होगा बेटा, मैंने कहा था। मैम ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। देखो ये मिल रहा है ना, ये इधर है और ये इधर है, ये इस साइड आएगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम जाते हैं 29। बस मैं ये कागज कटिंग वाला बताती हूँ आपको, बाकी तो बहुत आसान है ये, टुकड़े मिलाना वाला और ये छुपी हुई आकृति, ये तो बहुत इजी होता है बेटा, ठीक है। मैं आपको एक पेपर कटिंग वाला बता देती हूँ, लास्ट है ये मेरा, ठीक है। अब पेपर कटिंग वाले में भी मैंने क्या बताया था बेटा आपको, कि आपका जैसे ये है ना, कौन से आकार में, या तो वर्गाकार में आपका टुकड़े होते हैं या फिर ट्राइंगल शेप में। तो मैंने क्या कहा था कि आप जो लास्ट वाला होगा, ये देखो मेरा ट्राइंगल शेप में है, आप इसको ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो। देखो 4 ट्राइंगल मिल गए मुझे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर जो आकृति है चौथाई भाग में, आप सभी पे बना दो। बताओ किसकी तरह है ये, लग रहा है ना इसकी तरह। मैम ऑप्शन सी। हाँ, तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। सी। हाँ, अब हम 30 पे देखो, 4 पार्ट किए हैं, 4 वाला बहुत आसान होता है, इसके 4 भाग कर दो, ठीक है। अब इस वाले भाग में जो चित्र है, चारों भाग में बना दो। बताओ किसकी तरह लग रहा है। सी। मैम ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी की तरह। इजी है पेपर कटिंग वाले की नहीं है, इजी, इजी है। इसमें देखो, ठीक है। यस इसमें मैम। देखो, हाँ इसमें देखो, चौथाई भाग पहले तो उसने ऐसे मोड़ा है, फिर 4 भाग में मोड़ा है। अब 4 भाग के बाद भी उसने एक बार और मोड़ा है। तो यहाँ पर जब हम पहले खोलेंगे, तो पहले यहाँ पर खुलेगा, तो यहाँ पर 3 बिंदु और आएंगे, ठीक है। अब मेरा चौथाई भाग मुझे मिल गया, अब इसको कंप्लीट करो। तो अब मैं क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 3 बिंदु मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको 3 बिंदु मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको 3 बिंदु मिलेंगे। बताइए किसकी तरह लग रहा है आपको। सी। हाँ, सी की तरह। और मैंने एक और तरीका ये बताया था आपको, कि आप जैसे ये पार्ट है ना, मेरे को ये मिला है ना एक पार्ट में, चौथाई भाग में मेरे को ये मिला है, आप क्या करो, सबके 4 भाग करो। अब बताओ किसकी तरह लग रहा है ये चौथाई वाला भाग, इसकी तरह लग रहा है ना। सी। इसमें तो 3 ही, हाँ इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, ठीक है, पर इसकी डायरेक्शन चेंज है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम लास्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट को भी देखो। अब मैं इसको कंप्लीट करने वाले नहीं, मैं इसके पार्ट करने वाले मेथड से आपको बताती हूँ। देखो इसको गौर से देखना है, मैं इसके पार्ट कर रही हूँ, आपको कहाँ पे मिलेगा। लाइन एग्जैक्ट नहीं आ पा रही है, बताओ किसकी तरह लग रहा है आपको।
मैम ऑप्शन ए। हाँ, इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करो और इसके चौथाई भाग पे कंसंट्रेट करो। देखो यहाँ पर तो बीच में नहीं है, किनारे पे ए। है, यहाँ पर इस साइड है ना? किससे मिल रहा है ये? ए से मिल रहा है। तो बेटा आई होप कि आपको पेपर कटिंग और मिरर वालों पे अच्छी समझ बनी होगी, और बाकी के जो दो पार्ट हैं वो बहुत इजी हैं, वो आप लोग कर लोगे। तो जो अगर नवोदय वाले बच्चे हैं उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे मैथ का पोर्शन सर आपको बताएंगे। तो सर माइक ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा आपका। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? सर अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, मेरी स्क्रीन शो हो रही है बेटे? अभी अभी नहीं हो पा रही जी है? सर, जी सर हो रही है। अब हो रही है। थैंक यू मैम। और प्यारे बच्चों, नवाचारी शिक्षण संवाद समूह में आप सबका स्वागत। सभी शिक्षकगण एवं अभिभावक गणों को मेरा अभिनंदन। मैं प्रेम प्रकाश जोशी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजड़गांव प्रतापनगर टिहरी गढ़वाल से। प्यारे बच्चों, हम इस कक्षा को अब आगे बढ़ाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पहले भी आ चुका आपके सामने और फिर दोबारा आ रहा है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि -1 को, ये है -1, ये दिखाई दे रहा है मैम इस समय? जो मैंने लिखा है दिखाई दे रहा है ऊपर? जी सर, हेलो, हाँ दिख रहा है सर। अब दिखाया या दो ब्लैक, जगह दिखाया है? दो जगह, एक ब्लैक स्क्रीन पे दिख रहा है और एक हाँ, जो आपका वो है। मैं सोच रहा था ब्लैक स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों। देखिए, अब ऊपर देखिए आप ब्लैक स्क्रीन पर, -1 को -1 की घात 100 से मल्टीप्लाई करना है। -1 की घात 100। अब देखो बच्चों, -1 तो -1 ही रहेगा, और -1 एक बार -1 रहता है, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, -1 इंटू -1, वो +1 हो जाएगा। यानी अगर उसकी एक्सपोनेंट, उसकी घात अगर सम होगी तो मान धनात्मक आएगा, और अगर एक्सपोनेंट यानी घात विषम संख्या होगी तब मान ऋणात्मक आएगा। तो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर देखिए -1 की घात 100 बार है, 100 एक सम संख्या है, इसलिए -1 +1 हो जाएगा, क्योंकि वो सम टाइम्स है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आप मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ब्रैकेट ऑफ किया आपने, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो गया, और 1 1 जा 1, और आपका आंसर है -1। ये क्वेश्चन पहले भी हुआ था आपके सामने। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन थोड़ा देर में लेते हैं, बाद में लेते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे सामने है ये वाला प्रश्न। ये है 150% कितने के बराबर है? 150%। अब देखिए आप, 150, 150, और परसेंटेज का साइन हटेगा, ये प्रतिशत का चिन्ह है। आपने जैसे ही 150 में प्रतिशत का चिन्ह हटाया, इसके बटे में 100 आ गया। प्रतिशत का चिन्ह हटा तो 100 आ गया, प्रतिशत का चिन्ह लगेगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15/10। आप 10 से सीधा 15 को भाग कर दीजिए, 1.5, और आपका आंसर है 1.5, यानी ए ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। 3:05 और दोपहर बाद के समय है। जब दोपहर के बाद का समय है तो हम उसको क्या लिखेंगे? पोस्ट मेरिडियन लिखेंगे, एंटी मेरिडियन नहीं लिखेंगे, हम उसको एएम नहीं लिखेंगे, हम पीएम लिखेंगे। तो हमारे आंसर पहला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एएम में था। अब बाद के आंसर देखो, 3:05, यहाँ पर 3:30 हो रहा है, यहाँ पर 3:50 हो रहा है, यहाँ पर 3:05 हो रहा है। तो ये दोनों आंसर हमारे गलत हो गए, और ये वाला तो था ही, और हमारा आंसर है 3:05, ये वाला आंसर, पीएम वाला। नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन एक साथ लेते हैं हम। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बच्चों, इतने ग्राम, 5045 ग्राम कितने के बराबर है? तो आप ये देखिए,
आपने किलोग्राम, ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? पहले देखिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। और यहां पर क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया है। आप ये बताइए, जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, यानी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1/1000 किलोग्राम, ऐसे लिखेंगे हम, 1/1000 किलोग्राम। फिर लिख देता हूं एक बार, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम। अब हमने किलोग्राम बनाने हैं, तो क्या करेंगे? इसको 1000 से भाग दीजिए। 1000 से भाग देने पर क्या आएगा हमारे पास? 5 बचेगा केवल शुरू में, और बाद में हमारे पास 045 बच गया। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला या ये वाला, दोनों में से अब देखना हमने, क्योंकि वो दोनों तो हटा दिए हमने। वो दोनों इसलिए हटा दिए कि वो 50 किलोग्राम आ गए, ये हट गए दोनों। अब इन दोनों में देखना कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। अब ये तो बिल्कुल एक जैसे दे रखे हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे। ये इस प्रकार के प्रश्न आपको वहां पर सुलझे हुए प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न हमारे सामने आ रखा है, देखिए दोनों का उत्तर बिल्कुल एक जैसा ही है, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। इसका भी 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। इस समय जो हम आपके सामने रख रहे ऑप्शन, वहां पर सही आएंगे आपके पास, ऐसा नहीं आएगा कि दोनों आंसर एक जैसे आ गए। इस समय आप देखेंगे तो इस प्रश्न में दोनों आंसर आपके सही है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, ये वाला, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को, अब इसमें देखिए घन कैसे बनता है। घन यहां पर ऐसे बनाइए, एक घन यह है, इस प्रकार से एक घन बन गया आपके पास, और दूसरा घन इसके साथ ही मिला दिया गया, दूसरा घन भी इसके साथ मिला दिया गया है, और इस प्रकार से 2 घन बन गए। जैसे रेल के डब्बे होते हैं, आपने ट्रेन में देखा होगा, डब्बे मिले होते हैं लगातार, तो उस डब्बे में ऊंचाई में फर्क नहीं पड़ता, चौड़ाई में भी फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता है तो लंबाई में पड़ता है। तो जब 10 सेंटीमीटर घन था, घन की सभी भुजाएं बराबर है, लंबाई जितनी, सभी बीमाएं बराबर है, लंबाई भी जितनी है, चौड़ाई भी उतनी है, और ऊंचाई भी उतनी है। अब यहाँ पर फर्क किस पे पड़ा? लंबाई पर। लंबाई कितनी होगी? 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर। यूनिट दे रखी है उन्होंने 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई उतनी रहेगी, यानी लंबाई अब हो गई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई पहले की तरह है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो आयतन कितना होगा? आयतन बराबर L × B × H, L × V × H। ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब ये क्यूब क्यूबाइड में चेंज हो गया, ये घन था जो अब घनाभ बन चुका है। आपने तीनों की गुणा करनी है, 20 की, 10 की और 10 की, और कितना आ जाएगा आपका आंसर? बी वाला आपका आंसर होगा, यानी 2000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर क्यों हुआ? ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर की घात 3, यानी घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। अब आपने आयताकार प्लॉट बनाना है ऐसे, यहां पर इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई x मान लेते हैं, तो लंबाई 2x हो गई। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, और 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार एक तरण ताल इस प्लॉट से काटा गया बीच में से, इसका 1/8 भाग घेरता हो, ये बीच में से घटा दिया, और पूरे का 1/8 पार्ट घेरता है। प्लॉट की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले देखिए, ये वर्गाकार है, और वर्ग की भुजा कितनी होती है? वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी भुजा गुणा भुजा। मैंने लंबाई गुणा चौड़ाई कहा है, तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि वर्ग को हम आयत कह सकते हैं और आयत को वर्ग नहीं कह सकते। इस समय हमने इसको भुजा गुणा भुजा या लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों कह सकते हैं। कितना हुआ? 8 × 8 यानी 64 वर्ग मीटर, मीटर की घात 2 इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका? ये बीच वाले भाग का। और आयताकार प्लॉट, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2x, और x लंबाई तो इतनी थी, और चौड़ाई भी हमने x मिलाई, 2x²। अभी मैंने जो लिखा वो क्लियर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ठीक होना है उसने, अभी वो लाइन सही नहीं, अभी बनेगी वो लाइन सही।
कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी हमने चौड़ाई को x माना तो लंबाई उसकी 2x हो गई, हम a मानते तो ये 2x हो जाता। अब इसमें से 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट को 1/8 भाग घेरता है, यानी ये घेरता है 1/8, यानी ये 8 गुना भी घेरता है। इसका मतलब ये 8 गुना घेरता है, ये 1/8 भाग को घेर रहा है, यानी पूरे क्षेत्रफल का ये 1/8 भाग है। तो ये कितना होगा, 8 गुना भाग हो गया। 8 गुना का मतलब 8 दूनी 16x² के बराबर ये भाग हो गया। ये यहाँ पर मैं दोबारा देखता हूँ इसको, यहाँ पर देखे जरा एक बार, यहाँ पर ये आयताकार भाग था, ये x था, ये इसका x 2x हो गया डबल, और 2x स्क्वायर हो गया। और इसका 8वां भाग किसके बराबर है, इसका 8वां भाग किसके बराबर था, ये था, इसका 8वां भाग 8 8 64 के बराबर है। इस तरह से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेंगे। और जब x का मान निकालेंगे तो वो लंबाई नहीं होगी, वो तो चौड़ाई होगी। लंबाई कितनी होगी, उसकी जस्ट डबल, यानी अगर वो 32 आता है तो 64 हो जाएगी, वो 16 आएगा तो वो 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस तरह से करना आपने, यानी इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का, यानी इसके क्षेत्रफल का 8वां भाग किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब हम लेते हैं थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये भी हो गया है। इस क्वेश्चन को लेते हैं, 3 बड़े क्वेश्चन थे हमारे, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। पहले ये थे, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, निम्न को भिन्न रूप में, या तो भिन्न रूप में भी सरल कर सकते हैं। आप क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो आप फटाफट करके दशमलव में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं इसके, मैं आपको पहले बता देता हूं, एक बार दशमलव तरीका भी और दूसरा भिन्न वाला भी, क्योंकि आपको इसमें आंसर से मतलब है। इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको आंसर से देखना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। देखिए इस समय 2.75 दिया है, मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा आपको, और इसमें 4.75। इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिया है, क्योंकि दोनों धनात्मक मान है, दोनों को एकदम जोड़ दीजिए आप, और जोड़ के आपका आंसर कितना आ गया, 55077 14 और 115, ये हो गया, और 7.50 आ गया। मैं 7.50 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दशमलव के बाद डिजिट्स को अलग अलग पढ़ा जाता है, अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है। इस तरह से आपने एक का आंसर निकाल दिया, धनात्मक मान का आंसर निकाल दिया। अब ऋणात्मक मान ले लो आप, नेगेटिव कौन कौन से हैं, 1.25 और दूसरा कौन सा है 3.80, ये दोनों ऋणात्मक है। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए कि ऋणात्मक मान कितना आ रहा है आपका, ऋणात्मक इनको जोड़ दीजिए, ये कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 3 और 4 5, 5.05 आ रहा है। तो पहला आंसर आपका 7.50 था और दूसरा आंसर था 5.05। आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और आपका आंसर इसमें से आ जाएगा। और 5.05 कर लेते हैं, 5.05, तो हमारा आंसर आया था अभी 7.50 और 5.05, तो कितना आया था हमारा आंसर। अब इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 रह जाएगा, 4 और पॉइंट यहाँ पर रह जाएगा 2 रह जाएगा, 2.45। तो हम इसको, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये कटता है, और इसको अगर हम काटेंगे, किससे कटता है, 20 से 5 से कटेगा, 5 से ये 20 आ जाएगा, 5 से इसे काटिए, 5 चौक 20, 5 में 45, यानी 49/20, 20 से 49 को डिवाइड कर दीजिए, 29/20, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा आंसर आपका ये सही है, तो आपका पहला आंसर ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। एक तो ये तरीका था, क्योंकि आप सिर्फ आंसर आपका टारगेट था उसमें, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार लिखा है कि पहले भिन्न रूप में सरल कीजिए, तो आप इसको भिन्न रूप में ले आइए। तो भिन्न रूप में करना क्या है, आपने इस क्वेश्चन को 2.75 है, दशमलव गया नीचे 100 आ गया। इसी तरह से दूसरा 1.25 है, दशमलव गया 100 आ गया। तो इस तरह से आप इनको +475/100 और -380/100, सब में 100 आ गया। इस तरह से बटे में आपने उसी तरह से करना जैसे मैंने अभी किया था, सब में 100 आपने एलसीएम ले लिया और जितने धनात्मक मान थे उसमें से ऋणात्मक मान माइनस कर दिया आपने, और आपका आंसर वही आएगा जो अभी हमने किया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप ऐसा
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने बड़े क्वेश्चन बात के लिए रखे, पहले आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दिए। देखो बच्चों, इसमें आपको पहले बता दिया गया है कि ब्रैकेट ऑफ का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा टारगेट इस पर होना चाहिए, इस पर। इसको अलग सोल्व कर सकते हैं आप, इसी पार्ट को 7 डिवाइड बाय 4 1 जा 4 एंड 3 7/4, ये आ गया हमारे पास। और इसी पार्ट का आंसर क्या आ रहा होगा, 7, और डिवाइड का साइन आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए तो 4/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, आपका आंसर 4 आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे इस पार्ट का आंसर आपका 4 आ रहा है, इसको अलग लिख दीजिए। अब देखिए वो पार्ट हमारे पास आंसर आ चुका है 4। यहाँ पर है 15 दूनी 30 और 1 31, यहां से शुरू करते हैं। 31/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए 5 से 5 कट रहा है, और ये 12 और 8 है, ये भी 4 से कटता है। 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2 है, 3/2। और यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, प्लस का होगा, डिवाइड का है शायद। यहाँ पर मैं थोड़ा देख लेता हूँ, डिवाइड है प्लस है, एक बार उसको जूम करके देखता हूँ। ये चिन्ह किसका, प्लस का ही है, प्लस का साइन था। तो हमारे पास यहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा हमें, क्या था हमारे पास, ये था 31/2 माइनस, यहाँ पर है, अभी हमने इसे काटा था, 5 से 5 कैंसिल हो गया था बच्चों, और 8 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2 यहाँ आया था हमारा। और ये साइन था प्लस का, और ब्रैकेट को हमने पहले सोल्व कर दिया था, हमारा आंसर 4 था, यानी 4/1 था। जब 4 अकेला है तो 4/1 है, और बाहर कितना है, 2। अब इसको सोल्व करना आसान है। फिर हमने ध्यान रखना है नेक्स्ट ब्रैकेट हमें सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास 4 ब्रैकेट होते थे, इस समय 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं। इस समय ये ब्रैकेट कौन सा हमारे पास, मंझला ब्रैकेट नहीं है और रेखा ब्रैकेट भी नहीं है, रेखा कोष्टक भी नहीं है। हमारे पास इस समय 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं। कौन कौन से, एक तो छोटा ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट। तो पहले हमने छोटा सोल्व किया तो हमारे पास 4 आंसर आया, ये आंसर आया हमारा 4। और फिर हमने पूरा सोल्व करने के बाद यहाँ देखते हैं, इसी को सोल्व कीजिए आप पहले, तो कितना आ गया हमारे पास, इसी को देखिए आप, ये कितना आ रहा है, 2 एलसीएम आ गया, 8 4 दूनी 8, और 8 और 3 11/2 आ गया, और बाहर 2 है, और माइनस 31/2 यहाँ पर है। तो बच्चों देखो 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ पर आ गया 31/2 माइनस 11/2। 2 आपका लाइक फ्रैक्शन है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन में 2 ही लिख देंगे, और 31 में से आपके 11 गए, कितना है 20, और कट कटा के आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में हो सकता है कोई गलती हो रही हो, लेकिन मेथड में कोई गलती नहीं है, मेथड वही है जो आपको बताया जा रहा है, आप उसे देखिए फिर एक बार। इसको, इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आया था 31/2 माइनस, यहाँ पर क्या बचा था 3/2, यहाँ पर प्लस का साइन था, अंदर 4 बच गया था, बाहर आपका यहाँ पर 4 था, और इसके बाहर दूसरा ब्रैकेट था, बाहर 2 था। यहाँ पर जगह नहीं, मैं नीचे लिखा है मैंने 2। ये है 31/2 माइनस, और यहाँ पर 3/2, और प्लस 4/1, और बाहर 2 है। 31/2 माइनस, यहाँ पर है लघुत्तम कितना आया, 2, 4 दूनी 11/2 हो गए थे यहाँ पर, 11/2, 2 एकम 2 लघुत्तम लिया हमने, 4 दूनी 8 और 3 11, और बाहर 2 था, 2 से 2 कट गया। हाँ, ये है हमारा 11/2 नहीं था, 11/1 यहाँ पर है, 31/2। तो लास्ट इसको याद रखिए, इसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं, 31/2 माइनस 11/1, 31/2 और माइनस 11/1। आप एलसीएम 2 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 31 माइनस 22 कितना हो गया बच्चों, 9/2। एंड सी इज योर आंसर, योर आंसर इज पार्ट सी। समझ गए बच्चों? चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपने करना है। तो आप देख रहे हैं कि बोर्ड मास के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं इस समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब आपके पास डिफरेंट टाइप के, अब एक बार यहां तक पहले रिवाइज करते हैं हम कि हमने क्या कराया। अभी हमने एक तो कराया आपको घातांक के क्वेश्चन, घातांक यानी एक्सपोनेंट वाले। दूसरे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ब्रैकेट वाले। तीसरा आपको भिन्न रूप में। नेक्स्ट है प्रतिशतता वाले क्वेश्चन। अगला है टाइम वाले क्वेश्चन, और आगे आपके पास आए थे किलोग्राम ग्राम वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर करना चाह रहा हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है इस टाइप का। आप एक टेबल को याद करेंगे, इसमें बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप ये बहुत काम आएगी आपके।
तो देखो बच्चों, इसमें जैसे आपने लिखा किलोग्राम, किलोग्राम से छोटा होता है हेक्टाग्राम, हेक्टाग्राम से छोटा होता है डेकाग्राम, और डेकाग्राम से छोटा होता है डेकाग्राम, डेकाग्राम से छोटा होता है ग्राम, और ग्राम से छोटा होता है डेसीग्राम, डेसीग्राम, और डेसीग्राम से छोटा होता है सेंटीग्राम, और सेंटीग्राम से छोटा होता है मिलीग्राम। अब देखिए आप यहाँ पर इस सीक्वेंस में कितनी चीजें आ रही है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपको यही याद करना बस, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये वाली चीजें जो है किलोग्राम, किलोग्राम वाला, किलोलीटर वाला, अगर किलोग्राम की जगह किलोलीटर भी आ जाए तो आपने इसी तरह से लिखना है, मैंने जिस तरह से लिखा है उसी तरह से देखिए, उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप। आपने किलोमीटर लिखा चाहे या किलोलीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर लिखा, किलोमीटर के बाद छोटा हेक्टामीटर, हेक्टामीटर से छोटा डेकामीटर, डेकामीटर, मीटर से छोटा, डेकामीटर से छोटा फिर आ गया आपका मीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। कुल 7 हैं। अब स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी उतरेंगे आप तो 10 आएगा उसका आंसर। जैसे 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, 10। यहाँ पर आप एक जंप किया केवल आपने नीचे की तरफ, एक यहाँ पर 2 सीढ़ियां नीचे आए आप। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, 2 सीढ़ी नीचे आए तो 100 हो गया। अगर 1 किलोमीटर में सीधा यहाँ पर आए 3 सीढ़ी तो 1000 हो गया। 1 किलोमीटर में यहां तक अगर आए तो देख लीजिए उतनी जीरो लगा दीजिए। यानी मीटर में कितने सेंटीमीटर, देखिए आप मीटर के बाद कितने नीचे आए आप, आपने केवल 2 सीढ़ियां, 2 स्टेप नीचे आए हैं, 2 स्टेप नीचे आए आप, तो इसका मतलब 100, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 100। 1 डेकामीटर में कितने मीटर, एक ही स्टेप तो नीचे आ रहे हैं अब, यानी एक कदम से दूसरे कदम के बीच की दूरियां कितनी हो रही है आपकी, एक स्टेप हो रहा है तो 1 जीरो लगाइए, 2 स्टेप हो रहा है तो 2 जीरो लगाइए। यही बात किलोमीटर में लागू होगी, यही बात किलोलीटर में लागू होगी, यही बात किलोग्राम में लागू होगी। जहां पर आप किलोमीटर लिख रहे हैं फिर किलोग्राम लिखिए, हेक्टाग्राम लिखिए, डेकाग्राम लिखिए, ग्राम लिखिए, डेसीग्राम लिखिए, सेंटीग्राम लिखिए और मिलीग्राम लिखिए। इसी प्रकार से ये 7 हैं तो 7 दिए 21, मैंने आपको 21 बताई यहाँ पर यूनिट कि किस तरह से उनको आप कर सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन को कर, इस क्वेश्चन को देखिए, एक यही क्वेश्चन बड़ा वाला, एक 2 क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको बड़े वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, जगह घेरेगा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। यहां पर है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होगी उसकी, और वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। वो समय मेरे कैमरा में नहीं आ रहा, सिर्फ आपकी बेटा, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही बेटे, लिखा हुआ नहीं आ रहा है? सर अच्छा, हाँ। अब देखना बेटा, आप हैं, अब देखना बच्चे, देखो बेटे, ये लिखा हुआ आया जो मैंने लिखा है, लिखा हुआ आया, क्या लिखा मैंने, क्या लिखा होगा बच्चे, बताओ, कोई बच्चा बताए। चाल दूरी। बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, पूरा लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ है बेटे, चाल बराबर दूरी बटे समय, आ गया? ओके, इसी तरह से इसी फॉर्मूले को चेंज कर दो, समय बराबर, समय बराबर, यानी मैं इसे इंग्लिश में लिखता हूं फिर जगह कम घेरेगा हो। ये देखो बच्चों, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा इस समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये देखो बच्चों, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ये बात सब बच्चे समझ रहे हैं? तो माना यहां पर एक व्यक्ति चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, समझ लो वो x दूरी तक गया है या d दूरी तक गया, कितनी दूरी तक गया, d दूरी तक, और चाल क्या है उसकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट लेट का मतलब है उसने टी टाइम में पहुंचना था तो 10 मिनट लेट पहुंच गया। 10 मिनट का मतलब 10/60, क्योंकि घंटे बनाने हैं हमने इसके। एक समीकरण आपके पास ये आ जाएगी। और अगर वो तेज तेज चलता है, यानी दूरी वही है लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ गई है, अब उसकी स्पीड बढ़ गई है, तब वो जल्दी पहुंच जाता है। जब आप स्पीड बढ़ाते हो अपनी,
कहीं भागने के लिए, कहीं दौड़ने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए, तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं, तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। 10 मिनट का मतलब 10/60। अब ये दो समीकरण आपके सामने, आप ध्यान से देखिए। इन दोनों समीकरणों को अगर आप जोड़ेंगे या पहली में से दूसरी घटाएंगे या जोड़ दो, अच्छा जोड़ने पे ठीक रहेगा, जोड़ने पर इसलिए कि ये कट जाएंगे आपस में। जोड़ने पर ये दोनों समीकरण में से ये पहली समीकरण थी और ये दूसरी समीकरण। ये क्वेश्चन 10th लेवल का आ गया आपके पास, कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ये कट गया है एक दूसरे से जोड़ने पर। और ये टाइम कितना आ गया, दोनों को देखिए। इसको मैं थोड़ा आगे बताता हूँ, 1 मिनट है, दूसरी जगह ज्यादा घेर ली मैंने। आप इसको कई मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पर फिर बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा मैंने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम में बच्चा, कोई बच्चा या कोई आदमी जल्दी पहुंच जाता है 10 मिनट पहले। 10 मिनट का मतलब 10/60, इतने घंटे पहले पहुंचा। कब? उसी दूरी पर जब उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक समीकरण तो ये है। और दूसरी समीकरण ये है कि टाइम तो उसने जल्दी की जगह अब जल्दी पहुंच गया। जल्दी का मतलब उसने यहां पर 10 मिनट पहले पहुंच गया, वहां पर देर में पहुंचा, और यहां पर जल्दी पहुंच गया। कब? जब उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी स्पीड इतनी हो गई। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। आप इसके नीचे ले आइए वो समीकरण, पहली वाली, -10/60 बराबर d/30। अब दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए आप। एक समीकरण कौन सी है ये? जब वो जल्दी पहुंचता है। तो और ये समीकरण कौन सी है? जब वो ज्यादा टाइम लेता है। अब देखो इसमें 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 जल्दी, दोनों की स्पीड देखो, दोनों की स्पीड अलग अलग है। जब तेज भागेगा, स्पीड तेज करेगा तो जल्दी पहुंचेगा, और जब स्लो चलेगा तो धीरे धीरे पहुंचेगा। अब इनको घटाने पर कर दीजिए ताकि टी हट जाए हमारे पास और ये मान रह जाए। घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो आप ये कट गया आपस में, ये दोनों कट गए। इस समय आपके पास आया 10 + 10/60, लाइक फ्रैक्शन है। इसको लिखिए 10 + 10/60, 20/60 लिख दीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड में। 20/60 यानी 1/3 आ गया आपका आंसर। ये आंसर आपका 1/3 आएगा, इधर वाला आंसर। अब दूसरा आंसर देखिए, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, क्यों घटाने पर ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा d/42 - d/30 लिखूंगा उसको, d/42। हमारे पास दूसरा आया था d/42 - d/30। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको फिर देखनी है। कुछ बच्चों से पहले इसी क्वेश्चन से आधारित क्वेश्चन पूछूंगा मैं, तभी आगे बढ़ पाएगा क्वेश्चन। आप ये बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में 1/2 बड़ा होता है 1/4। इनका माइक खुला हुआ कि किसी बच्चे का? 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? बच्चों 1/2 बड़ा है कि 1/4? बताओ बच्चों, बताओ, शाबाश। 1/2 बड़ा है कि 1/4? 1/4 बताओ सारे बच्चे। कौन सा बड़ा है? अच्छा बताओ, आवाज साफ नहीं आ रही, जल्दी बताओ, फिर टाइम भी हो रहा है। तो इसी क्वेश्चन में 1/4। क्वेश्चन नहीं बेटा, नहीं, 1/4 बड़ा नहीं है। तब ये क्वेश्चन कैसे समझ पाओगे? देखो इस क्वेश्चन में एक जगह क्या दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में एक जगह 1/30 दिख रहा है, एक इसमें 1/24 दिख रहा है, 42 दिख रहा है। दो बातें दिख रही ना? तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? 1/30 बड़ा है कि 1/42? अब मैं बताता हूं, ध्यान से समझो बेटे। आपको मैंने पूछा था 1/2 बड़ा है कि 1/4? 1/4 की जगह मैं 1/16 कर देता हूं। चलो, अब कई बच्चे समझेंगे कि 1/16 बड़ा है। नहीं, एक घर में एक पिताजी के 2 बच्चे हैं और दूसरे घर में एक पिताजी के 16 बच्चे हैं। अब 2 रोटियां बांटी हमने इस घर में 2 रोटियां बांटी, प्रत्येक बच्चे को एक एक रोटी मिल गई। और उस घर में भी हमने जब 2 रोटियां बांटी तो 16 बच्चों को बहुत कम टुकड़ा मिलेगा, बहुत कम नहीं मिलेगा। इसलिए हर जितना बड़ा होता है, सेम संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं सेम है, और जिसका घर हर कम होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। अब इस क्वेश्चन में यही बात समझ में आनी है तुम्हें कि 1/30 बड़ा है कि 1/42।
उस क्वेश्चन में जो मैं बताने जा रहा था आपको, उसमें ये था कि आपके पास जो आंसर आया था 10 + 10/60 आया था नीचे, 60 क्योंकि घंटे बनाया था, बराबर 1/30 बड़ा है और 1/42 छोटा है, 1/42 ऐसा आएगा वो, ये स्थिति बनेगी। और इसको देख के घबराना मत कि आपने सर ने बड़ी संख्या बाद में क्यों कर दी, बड़ी संख्या नहीं है, वो छोटी है, उसके 42 टुकड़े हो रहे हैं, एक चीज के 42 टुकड़े हो रहे हैं और यहाँ पर एक चीज के 30 टुकड़े हो रहे हैं। अब देखिए ये बन गया 20/60, यानी 1/3 यहाँ पर आ गया हमारे पास, और वहां पर कितना आया, उसका लघुत्तम लेंगे हम यहाँ पर, और हमारे पास ये डी था, ये ऊपर डी था, और दोनों में से तब डी का आंसर निकल जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डी का मान हमारे पास आएगा। इस क्वेश्चन को आपने कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं पर समापन करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, लेकिन साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी आपके क्वेश्चन में 1/2 और 1/4 वाली बात आई थी और बच्चों का जवाब नहीं आ रहा था। इसी तरह से 1/2 और 1/16, इन दोनों में से ध्यान दीजिए आप कि बड़ी कौन सी संख्या है। हमेशा जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी होती है, जिसका हर बड़ा होता है वो छोटी होती है। इसी प्रकार की गलती बच्चे इसमें भी कर रहे हैं। एक और प्रकार का क्वेश्चन है, सेम आपकी प्रतियोगिता में आ सकता है कि -200 बड़ा है या -1 बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, -200 छोटा है, क्योंकि वो संख्या रेखा में जितनी दाईं ओर कोई चीज होती है वो बढ़ती है, दाईं ओर जाने पर इस तरह से धनात्मक मान आगे बढ़ता है 0 से, लेकिन इधर वाली भी बड़ी होती है, इधर वाली संख्या छोटी होती है, उससे बड़ी इधर, उससे बड़ी इधर, उससे बड़ी इधर, उससे बड़ी इधर, इधर दाईं तरफ जाने पर मान बढ़ता है, और अब बाईं तरफ जैसे आएंगे मान घटता चला जाएगा। तो संख्या रेखा में -1 यहाँ आएगी और 200 पता नहीं कहाँ होगा, इधर होगा मेरे बाएं हाथ की तरफ, तो वो छोटी संख्या होगी, क्योंकि संख्या रेखा में बाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान घटता जाता है और दाईं तरफ जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से किसी संख्या का हर छोटा है तो वो बड़ी संख्या है, और किसी का हर बड़ा है तो वो संख्या छोटी है, अगर संख्याएं ऊपर समान है, अंश दोनों के समान है तो। थैंक यू बच्चों, माइक ओवर टू बड़ोला सर। ये कोई प्रॉब्लम है अभी जो है जोशी सर ने आपको जो बताया है, और बच्चों आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट आपका जो है ना सही होना चाहिए। आपके जब 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन में क्या होना चाहिए आपका, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका जो है 1 मिनट में सॉल्व होता है, तो 20 मिनट में आपको जो है 20 क्वेश्चन होने चाहिए 20 मिनट में, ठीक है। तो पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, पहले क्वेश्चन से के लास्ट क्वेश्चन जो पहले आते हैं उनको पहले पेंसिल से अपनी आंसर शीट में जो है ना टिक करते रहिए, ठीक। और उसका जो कठिन वाले हैं उनको सबसे बाद में हल करना, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो आपका रीजनिंग का है, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आसान क्वेश्चन है आप उनको जो है ना सॉल्व करते जाइए। रीजनिंग में आप पे जो है 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, भाषा में भी जो है आपके पास जो है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 60 क्वेश्चन आपने पहले जो 40 क्वेश्चन है रीजनिंग के, उनमें भी देखना है कि आपको आसान से कौन से हैं। तो आपका कितना होगा, 40, 20, 20, ठीक। और 20 आपका जो है किस चीज से आता है, टोटल जो है आपके जो है 80 प्रश्न है, तो 80 प्रश्न में सर मुझे सिर्फ आपकी आवाज आ रही है और मुझे कुछ कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपकी छोटी सी फोटो दिखाई दे रही है। फोटो अब क्या आ रहा है आपको, अब आपको दिख रहा है, आप जो है जूम कीजिए, आपके जो है ना नेटवर्क में होगी प्रॉब्लम। और बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या? जी सर दिखाई दे रहा है, उनके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, नेटवर्क की तो साफ दिख रहा है। तो बच्चों आपने टाइम मैनेजमेंट करके आपने देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स आप जो है कितने खींच सकते हो, कितने आपके जो है आ सकते हैं। तो जैसे जैसे आपके जो है
क्वेश्चन हल करेंगे आपके, ये आपका जो है वो रेशो है 40-20-20 का। तो जैसे जैसे आप जो है आपको जो प्रश्न आते हैं उनको टिक करेंगे और बाद में आपने उनको जो है आंसर शीट में जो है वो भरते जाएंगे। तो आपने देखना है कि आधे घंटे आपने जो है ना कितने क्वेश्चन किए, ऐसे ऐसे करके आपने जो है पूरा आपने जो है सारे क्वेश्चन जो है एकदम से सॉल्व करने के चक्कर में आपने पढ़ना नहीं है। आपने पहले क्या करना है, जो आपको आते हैं बिल्कुल सही ढंग से उनको आपने सॉल्व करना है। तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ता जाएगा, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो जो सवाल आपको नहीं भी आते हैं वो भी आपको जो है आने बैठेंगे, और लास्ट तक उसमें जो है ट्राई करना है। और जब क्वेश्चन नहीं आएगा तब आप अनुमान के आधार पर जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें जो है माइनस मार्किंग नहीं होती है। सारे आंसर शीट में आपके सारे क्वेश्चन भरे होने चाहिए। तो हम लोगों की आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। टाइम काफी होता जा रहा है। आप लोगों को किसी को कोई पूछना है तो जो है वो पूछ सकता है, मैं आपके जो है प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप लोग पूछिए, आपको कहीं पे कोई समस्या, आपने रीजनिंग भी पढ़ा, और मैं भी आप लोगों को सोच रहा था कि आज जो है काफी पढ़ाऊंगा, पर टाइम इतना हो चुका है कि कल से आप लोगों के टेस्ट भी हैं, तो आपने टेस्ट की तैयारी भी करनी है। तो आप लोगों का जो है धन्यवाद। आपने जो है सरोजनी मैडम को सुना और अच्छे ढंग से वो पढ़ा। आपने जो है जोशी जी को अच्छे ढंग से सुना, पढ़ा, और कल के टेस्टों के लिए भी आपके लिए शुभकामनाएं। 27-28 को आपके पेपर है। 10 नंबर का आपका जो क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो आपने अभी तक पढ़ा है आपके पूर्व ज्ञान के आधार पे, पिछली क्लास के आधार पे, जितना आपके टीचर ने पढ़ा है उसके आधार पे आपके क्वेश्चन आएंगे, उनको बड़े ध्यान से हल करना है। और पढ़ते ही मैंने आपके टेस्ट होने हैं, तो आपने क्या करना है, लापरवाही नहीं करनी है। जो पहले नंबर खींच लेता है आगे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। तो आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए भी, मासिक टेस्ट के लिए शुभकामनाएं, और नवोदय परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू। किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? हैं? थैंक यू सर। तो आप लोग ये क्लास छोड़ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। गुड नाइट। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।